हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आपके साइंस का पेपर जो है 4 मार्च को होगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है इसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे। और ये आपका जो है एक प्रकार से अंतिम प्रहार होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। और इसको आप पढ़ के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका है कि सिट्रस फल यानी कि नींबू, संतरा आदि, ठीक है, सिट्रस फल, नींबू, संतरा आदि में कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी ये किसके कारण स्वाद में खट्टे होते हैं और इसमें क्या उपस्थित होता है। तो यानी कि इसमें अम्ल उपस्थित होगा। तो एस्टिक अम्ल जो होता है ये आपका सिरके में पाया जाता है, ठीक है, ये नींबू और संतरे में नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ऐसा अम्ल है जो आपके नींबू और संतरे में पाया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही माना जाएगा। क्षारीय कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि क्षारीय अम्ल होता ही नहीं, और इनमें से कोई नहीं है ऐसा, कोई जो है आपका ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है। तो Na2CO3 जो होता है आपका, इसका प्रचलित नाम क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, इसका जो प्रचलित नाम है ये आपका है, इसका जो सूत्र होगा CaOCl2, ठीक है। और इसका प्रचलित नाम आप इसमें देख ही रहे हैं कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और इसको हम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है आपका NaHCO3, ठीक है, इसे आप बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम जो है इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद धावन सोडा, ये Na2CO3 ही है, यानी कि Na2CO3 का जो सामान्य नाम होगा या प्रचलित नाम ये धावन सोडा होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो आपका सूत्र होगा ये हो जाएगा CaSO4.12H2O, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर में जिस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिसको POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP, ठीक है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। तो NaCl यानी कि ये आपका लवण होता है, ये नहीं होगा। H2SO4 ये आपका अम्ल होता है। KOH आपका ये क्षारीय होता है, ये भी नहीं होगा। ग्लूकोज जलीय, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेथिल ऑरेंज में जो होगा, मेथिल ऑरेंज लाल कब होगा? जब उसमें अम्ल मिलाया जाएगा, ठीक है। तो अम्ल मिलाया जाएगा, इसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप याद कर लेंगे कि जो है अम्ल लाल करेगा, ठीक है, और क्षारीय जो होगा वो आपका क्या करेगा? नीला कर देगा। अनल, आप एक जो है ट्रिक याद करेंगे, अनल, अनल से क्या हो जाएगा? आ से आपका हो जाएगा अम्ल, क्या हो जाएगा? अम्ल। ना से हो जाएगा नीला लिटमस पेपर, ना से क्या हो जाएगा? नीला लिटमस। और ला से हो जाएगा आपका लाल। तो अम्ल क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद करेंगे। तो अम्ल अगर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा तो जो क्षार होगा वो लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा, जस्ट इसका उल्टा कर देगा। तो इसमें क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो यानी कि इसमें क्या होगा? अम्ल होगा। और इसमें अम्ल सिर्फ एक ही है, H2SO4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न नंबर 4, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो सीधे सीधे आपको ध्यान में रखना है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, ये ऐसी धातुएं हैं जो आपके ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि तांबा नहीं होगा, सोना नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव आपका यही सब होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका बी सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें गलत दिया है, सी कर दिया है इसको, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 5 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अधातु है, यानी कौन अधातु है। क्रोमियम आपका ये धातु है, Fe भी धातु है, ठीक है।
तो ये आपका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हीलियम आपका एक धातु नहीं है, हीलियम क्या है, एक गैस है, ठीक है। तो ये अधातु है, इस पर आप टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद तांबे का अयस्क है, तांबा यानी कि कापर, कापर के कौन से अयस्क हैं, तो बॉक्साइट जो होता है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, आपको जो है बताया गया था। मैलेकाइट जो होता है आपका ये कापर का अयस्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है सही माना जाएगा। कार्नेलाइट जो है आपका, ये आपका मैग्नीशियम का अयस्क है, किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है। और सीडेराइट आपका जो है ये आपका लोहे का अयस्क है, यानी कि Fe आयरन का अयस्क है। तो इसमें आप जो है ध्यान रख लेंगे इसको कि कौन किस जो है धातु का अयस्क है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या होगा। तो इस प्रश्न में देखेंगे कि ये बॉक्साइट, सीडेराइट, ये सब अयस्क का नाम दिया गया है। तो क्लोराइड अयस्क का नाम पूछ रहा है, तो क्लोराइड अयस्क का नाम आपका हो जाएगा हॉर्न सिल्वर, ठीक है। क्योंकि मैलेकाइट, सीडेराइट, मैलेकाइट ये आपका कापर का हो जाएगा, अभी ऊपर ही है बताया गया, ये आपका Fe का हो जाएगा और ये आपका एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ये हॉर्न सिल्वर, ये आपका क्लोराइड अयस्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर क्या मिलाया जाता है, टिन मिलाया जाता है या लेपन किया जाता है, क्योंकि जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होते हैं, जिसकी वजह से टिन का लेपन किया जाता है, वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो आपका ये टिन का, ये ऑप्शन नंबर बी आप इसमें सही कर सकते हैं। जिंक का गलनांक कम होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही माना जाएगा। साबुन के अणु में होता है, तो साबुन का अणु जो होता है ये आपका ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये जो आगे वाला पार्ट होता है ये आपका जल से रिएक्शन करेगा, तो जल से अगर रिएक्शन करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, जल रागी, क्या करेंगे, जल रागी। और पूंछ जो होगा वो किससे रिएक्शन करेगा, जल से नहीं करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जल विरागी, क्या बोलेंगे, जल विरागी। तो इसमें पूछ रहा है कि अणु में क्या होता है, एक जलरागी शीर्ष होता है और जलविरागी पूंछ होता है, तो बात सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही सही माना जाएगा, ठीक है। जो पूंछ होगा वो क्या होगा, जलविरागी होता है, बाकी इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद क्या होता है, क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। तो बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है कि आपका प्रोटीन, ऑक्सीजन और जल निकलता है। प्रोटीन नहीं बताया गया था, प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनता है, आपको बताया गया था कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो ग्लूकोज, जल और क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही माना जाएगा, ये नहीं है, ये भी गलत है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, यानी कि इसमें से ऐसी 3 क्रियाएं होंगी जो होंगी, ठीक है। तो कौन सी क्रियाएं होंगी और कौन सी नहीं होंगी इसको हम देखते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तो इस सूर्य के प्रकाश में ये चीज़ तो होती है कि क्लोरोफिल द्वारा जो होती है प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अगला है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना, ठीक है, परिवर्तित करना, ये भी होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्लोरोफिल द्वारा जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया जाता है उससे क्या होता है, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं होता है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये सही माना जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें ये आपका सही माना जाएगा। अगला है कि श्वसनीय पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए होते हैं। तो ऊर्जा मुक्त जो होता है श्वसन के दौरान
वो एक कार्बनिक पदार्थ है और वो क्या होता है, वो ऑक्सीकृत होता है कि अपघटित होता है या संश्लेषित होता है, और ये और भी दोनों। तो आप देखेंगे कि कार्बनिक जो श्वसन के दौरान क्या होता है, आपका श्वसन के दौरान जो होता है, श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए होते हैं। तो आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति श्वसन करता है, श्वसन लेता है यानी कि सांस लेता है, तो क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गर्म गैस है, ऊर्जा भी निकालती है, गर्म गैस यानी कि ऊर्जा भी निकालेगी ये, ठीक है। तो ऊर्जा निकालेगी, ये कौन सी है, ये आपका एक कार्बनिक पदार्थ है। CO2 क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो CO2 यानी आगे कार्बन रहा होगा, तो कार्बन क्या होगा, वो ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, आपका CO2 बनाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा कि वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अगला है कि एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्कोहल का जो निर्माण होगा वो ऑक्सी श्वसन में नहीं होगा, कि श्वसन में आपका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। किण्वन से आपका जो है एल्कोहल का निर्माण होता है, ग्लाइकोलाइसिस से भी नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य की श्वास नली में दीवार होती है, दीवार में क्या होती है, ठीक है। तो मनुष्य की जो श्वास नली की दीवार होती है वो सी आकार की उपास्थि होती है। ये आपका पहला जो है ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही माना जाएगा। ये आपका गलत है, वो आकार का नहीं होता, सी आकार की अस्थि नहीं होती है, वो उपास्थि होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ए जो है आपका सही माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है प्रश्न 15, यानी कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो कोई भी श्वेत जो है, ये आपका प्रिज्म है देखिए, तो श्वेत प्रकाश को जो है हम इसमें से जब गुजारेंगे तो क्या होगा आपका, ये देखिए ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा, हल्का सा कुछ बेंड होगा ऐसे, और फिर जब निकलेगा बाहर तो क्या हो जाएगा, फिर वो उससे दूर जाएगा, ठीक है। नॉर्मल आपका ये ऐसे बन गया, ये नॉर्मल है, ये आप इस पर नॉर्मल बना सकते हैं। और ये क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगा। तो यहाँ पे 7 रंगों में जो प्रकाश का जो है किरण विभक्त हो जाएगा, ठीक है। और सबसे नीचे क्या मिलेगा, बैगनी मिलेगा, बैगनी सबसे नीचे मिलेगा। उसके बाद फिर क्या मिलेगा, नीला, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, लाल होता है, क्या होता है, लाल। यानी सबसे ज़्यादा विचलन किस जो है कलर का होता है, वो सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है, उसके बाद नीला होता है। आप देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा विचलन दिखाएगा, कौन सा कलर है, तो पीला नहीं है, हरा नहीं है, नारंगी नहीं है, आपका नीला, ठीक है। बैगनी दिया नहीं है ऑप्शन में, तो नीला आप लगाएंगे, क्योंकि नीले कलर का जो है विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की जो है कौन सी परिघटना शामिल होती है, परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। तो परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। परावर्तन तो होता है लेकिन वो परावर्तन नहीं होता, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। अपवर्तन, विक्षेपण, परावर्तन ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका ये सही माना जाएगा, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप जो है ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट और 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट तार पर कार्य करते हैं, इन जो है इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि फार्मूला की V = होता है आपका V = होता है V = नहीं, आपका फार्मूला होता है P बराबर होगा V²/R। ये आपका फार्मूला बनता है। पावर और वोल्ट में कैसा रिलेशन होगा, P = V²/R, क्योंकि इसमें प्रतिरोध भी पूछा है। तो ऐसा आप फार्मूला यूज करेंगे जिसमें आपके वोल्ट भी रहें, पावर भी रहें, यानी कि
ये जो आपका वाट है ना, तो इसी को पावर यानी कि क्षमता भी बोलते हैं। तो पावर भी रहे और क्या रहे, प्रतिरोध भी रहे। तो ये आपका फार्मूला बनता है P बराबर V²/R। इसमें आप देखेंगे कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R के, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे P1/P2 ये आपका हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। तो P1 जब हम करेंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा, R1 मिलेगा, और P2 अगर नीचे है तो R2 क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है ना। P जो है इन्वर्सली रिलेशन टू R, P और R एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर P होगा तो नीचे R होगा, ऊपर अगर P1 है तो नीचे क्या होगा, R1 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ऊपर P1 है तो नीचे R1 है, नीचे P2 है, ऊपर R2 है। वैल्यू रखेंगे, देखेंगे हमको क्या निकालना है कि उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, यानी हमको निकालना है R1/R2 निकालना है। तो यहाँ से R1/R2 जो है हम इस वैल्यू को पलट देंगे तो R1/R2 हो जाएगा आपका P2/P1, उसी का उल्टा। यही वैल्यू हमने क्या किया, ऐसे पलट दिया। तो R1 ऊपर हो गया, R2 नीचे हो जाएगा, P2 ऊपर हो जाएगा और P1 नीचे हो जाएगा। अब R1/R2 वैल्यू रखेंगे हम। P2 की वैल्यू क्या है, P2 आपका है 100 वाट और P1 क्या है 60 वाट। तो 100 और जो है बटे 60 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 बराबर आपका हो जाएगा 5/3, ठीक। तो 5/3 कोई ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा हमने बताया था कि ये ऊर्जा का मात्रक होता है। जो आपके घर में बिजली आती है वो यूनिट होती है ना, उसी यूनिट को बोलते हैं किलोवाट घंटा। और वो क्या मापता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा आपका, किलोवाट घंटा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको आप किस में मेजर करते हैं, किलोवाट घंटा में, घर में जो बिजली आती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों न खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण कौन सा दर्पण है, ये पूछ रहा है। तो हमेशा आपको अगर जो है प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वो कौन सा दर्पण होगा, ठीक है, वो आपका कौन सा दर्पण होगा, केवल समतल दर्पण होगा। जी हाँ, समतल दर्पण में आप हमेशा कहीं भी रहेंगे तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा आपका, सदैव सीधा बनेगा, और बाकी किसी ऐसे केस में नहीं होगा, ठीक है। दर्पण की बात किया है तो दर्पण में क्या होगा, किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर क्यों ना खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण होगा केवल समतल। समतल और उत्तल होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण आप देखेंगे, उत्तल दर्पण आपका उभरा हुआ दर्पण होता है और उसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आपका सीधा बनता है। आपका हमेशा कहीं भी अगर रहे, वस्तु कहीं भी हो, तो ये आपका फोकस होगा और ये आपका केंद्र होगा। तो यहाँ से जाएगा, ये फोकस होकर चला जाएगा। अगला जो है तो इसको आगे बढ़ाएंगे आप, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमेशा उत्तल दर्पण में भी सीधा बनता है। और आपको हमने बताया था कि जो आपका समतल दर्पण होता है उसमें हमेशा जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बनता है, किसमें, समतल दर्पण में। और एक उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसमें पूछा है कि जिसमें ऐसा कौन सा दर्पण होगा जिसमें जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका समतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही माना जाएगा। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को या दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उसे जो है अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, दर्पण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, दर्पण का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत सब माना हुआ।
तो दोस्तों यहीं पर आपका जो है 20 क्वेश्चंस का जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास कराया गया, और इसको जो है एक अंतिम तैयारी के रूप में आप जो है इसको पढ़ेंगे। और बाकी और अगर आपके पास टाइम बचता है तो अच्छे से अपना नोट से जो है साइंस का रिवीजन कर लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो भी है, ठीक है। और अच्छे से तैयारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ जाएंगे, आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और आपको पेपर देते वक्त घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। बाकी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद उस क्वेश्चन पे आके फिर से आप जो है सोच सकते हैं, और एक तय समय में अपना पेपर सॉल्व करने के बाद आप जो है जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनको आप अपनी कॉपी हैंड ओवर कर सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों आगामी परीक्षा यानी कि आपके जो है साइंस के पेपर के लिए आप लोगों को हम बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं कि आपका पेपर अच्छे से जाए, और इसी की जो है प्रार्थना हम जो ईश्वर से करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो दोस्तों वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों को पेपर के लिए बहुत बहुत बधाई हो, गुड लक है, और अच्छे से आप पेपर दीजिए। धन्यवाद।